हाय स्टूडेंट्स, हा हा, आवाज से पहचान गए होंगे। सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट इट आराध्या क्लासेस, सीटीएम अहमदाबाद। यस, चलो बच्चा लोग, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर रिवीजन का इरादा है ना? रिवीजन का इरादा। तो फिर तू पॉलिसी समझा आपने पढ़ाने की? देख पॉलिसी बताता हूं तेरे को, क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी के तहत सोहम सर पढ़ाते हैं। देख बेटा, अपन ने चैप्टर 2 पढ़ाया है ना, 2 पार्ट में, वोल्टेज और कैपेसिटर। वोल्टेज पे शायद 1 to 11 वीडियोज है, शायद 10 या 11 होंगे, प्लेलिस्ट में देख लेना। उसके बाद मस्त एक शॉर्ट रिवीजन दिया था, 1 शॉर्ट रिवीजन। और रिवीजन में सारे वीडियोस का निचोड़ डाल दिया था मैंने, और रिवीजन के तुरंत बाद सम्स लिए थे, राइट। अब सेम वही चीज है, कैपेसिटेंस खत्म हो गया, शायद 8-9 वीडियो डाल चुका हूं, इस पे खत्म हो गया। अब इसका भी 1 शॉट रिवीजन लेना है मुझे आज। हाँ, फिर क्या लेंगे उसके सम्स, एंड देन चैप्टर इज क्लियर। तो आज इस पे बात होनी है भाई, कैपेसिटर के रिवीजन पे, है ना। तो कैपेसिटर के रिवीजन में क्या है, सबसे पहला यही था ना कि भाई कंडक्टर्स, अभी कैपेसिटर स्टार्ट भी नहीं किया था, उसके पहले था कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे मैं तो पढ़ाना शुरू हो जाऊं ना, हाँ तो क्या है, बस पढ़ना ही तो चल। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर में क्या था कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज समझिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को डाल दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्डवा में कोनो कंडक्टरवा रख दिए तो क्या होगा, तो कछु ना ही होगा साहब। वो जो कंडक्टर का जितना भी चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वो सारे सरफेस पे आ जाएंगे, ऐसे सारे सरफेस पे आ जाएंगे, और अंदर का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, रुक तेरे को दिखाता जाऊं, नहीं इधर ही पढ़ा था, फिर दिखाता हूं। अंदर का चार्ज 0 होगा। दूसरा, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इसके अपोजिट में अंदर भी फील्ड क्रिएट होता है ना। वो फील्ड क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस जब कर देता है, तब ये सारे चार्ज यहाँ पे अटक जाते हैं और मामला स्टेशनरी हो जाता है। तो जो अंदर का फील्ड और बाहर का फील्ड इक्वल होता है, तो अंदर अब टोटल फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। हाँ, अब अंदर का जब फील्ड ही 0 है तो वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा भैया, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो और क्या, हाँ कैसे होगा, तो अरे बबुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dx। अब यही 0 है, मतलब कि V का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 0 है, तो जिसका डेरिवेशन 0 वो खुद कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ये सारे बेसिक से आइडियाज थे जब हमने कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो हमने सीखे। एक और आइडिया है कि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। जो भी सरफेस के अंदर घुसना चाहता है वो परपेंडिकुलर घुसेगा, और निकलेगा तो भी परपेंडिकुलर, हाँ है ना। तो हो गया 1 शॉट रिवीजन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर का। देख ले, मस्त दासू नोट्स बनाए तेरे लिए, ये देख, दिख रहा है, ले ले इसका स्क्रीनशॉट, मस्त बढ़िया। ये देख कंडक्टर, ये सारा चार्ज देख सरफेस पे निकल लिया, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड कंडक्टर को छू नहीं रहा है वो तो चुपचाप सीधा जा रहा है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो फील्ड कंडक्टर में घुसना चाहता है, देखो परपेंडिकुलर हो गया, दिख रहा है, निकला तो भी परपेंडिकुलर, अंदर V कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज 0, अंदर का फील्ड ऐसे अपोजिट होगा। सिंपल है ना, देख सब कुछ लिखा है यहाँ पे। इसके अंदर एक और फिनोमिनन था, इलेक्ट्रोस्टेटिक शिल्डिंग। वो क्या था? तो इलेक्ट्रोस्टेटिक शिल्डिंग क्या था रे, अरे बबुआ काहे को इतना उधम मचाते हो। ई जोन कंडक्टर है उसके अंदर ऐसा एक कैविटी कर दे, कैविटी मतलब समझता है, केव जैसा गुफा रे, थोड़ा सा खड्डा कर दे अंदर। तो ये जो कैविटी वाला पोर्शन है ये प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टेटिक शिल्डिंग। वो कार वाला एग्जांपल दिया था ना, कार के अंदर बैठ जाओ, बिजली नहीं गिरेगा, बच जाएगा। तो फिर अब देख, रिवीजन में आगे बढ़ते हैं और कुछ और बताता हूं मजेदार चीज। अपने को पता है ना, ये जो एयर होती है, एयर ऑल इंडिया रैंक नहीं रे, हवा,
हवा, हिंदी में बोलते हैं हवा। हाँ, ये जो एयर होती है, तुमको तो अभी एयर मतलब ऑल इंडिया रैंक ही दिख रहा होगा। हाँ, तो दिखना भी चाहिए, सही है। ऑल इंडिया रैंक बनाना है, और नहीं भी बनाए तो फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी में घबराना नहीं है, अपना बेस्ट देना है बस, फिर जो ऊपर वाले के हाथ में देखा जाएगा। चलो, तो एयर अपने को पता है नॉन कंडक्टिंग होता है, डाई इलेक्ट्रिक होता ही है ना, बिल्कुल। तो जैसे देख, ये वायर है, यहाँ पे एक तेरा बल्ब है, ठीक है। अब यहां से स्विच ऑन कर तू, तो करंट की वजह से क्या बल्ब शुरू होगा? बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि बीच में कनेक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में हवा है। हवा क्या करे, इस करंट को यहां से यहां तक ले नहीं जा पाती, यहां से यहां तक ले जा नहीं सकती है, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक है। अब हवा छोड़, उधर तो एक वायर लगा दे तो जाएगा, बल्ब शुरू हो जाएगा, टिंग, पूरा बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये जो मेटल वायर है वो कंडक्टर है, लेकिन हवा कंडक्टिंग नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में हवा को कंडक्टिंग बनाया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, जैसे बहुत सारा हवा है, उस हवा में तू इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? हवा के जो पार्टिकल्स है ना, उनको आयनाइज करेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा आयनाइज कर देगा। तो अब हवा कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग। फिर हवा में भी करंट बहेगा, बल्ब चालू हो जाएगा। हाँ, तो हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम तोड़ सकते हैं। हवा की जो डाई इलेक्ट्रिक मजबूती है उसको तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। लेकिन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दूं सर? तो उसके लिए डेफिनेट वैल्यू है ना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही हवा की सिट्टी बिट्टी गुल, हवा डाई इलेक्ट्रिक बिहेवियर छोड़ देगी और आयनाइज्ड हो जाएगी और कंडक्टिंग हो जाएगी। समझा? तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए फिर इतना समझाया। देख, लेकिन रिवीजन में तो एक ही पॉइंट लिया है उस पर मैंने, ये रहा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। IMP वैल्यू है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स SQ है, MCQ में याद कर लेना भैया। हाँ, ठीक है। अब कैपेसिटर पे फाइनली आ जाते हैं और कैपेसिटर को स्टार्ट कर ही देते हैं प्रभु का नाम देके। चलो, तो कैपेसिटरवा को स्टार्ट करने में कोनो दिक्कत तो ना ही है, तो फिर कर देते हैं ना साहब। तो चलिए, थोड़ा रफ कागज ढूंढना पड़ेगा भाई, मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे पेजेस चाहिए होते हैं। हाँ, ए यार, ये तो सब जगह लिखा हुआ है रे, ये काम का नहीं। चल दूसरा लाओ, ये रहा। हाँ, अब हम कैपेसिटर पे बात कर रहे हैं। देखो, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दूं। हाँ, कैपेसिटर पे इतनी बातें हमको करनी है, बहुत इजी है। तुम लोग टेंशन नहीं लो, गुजराती के बाजू में इंग्लिश भी लिखा है आपके लिए। ये गुजराती मीडियम वालों को भी यही नोट से पढ़ा है, आपको भी यही नोट से पढ़ा रहा हूं। जहां जरूरत है वहां ट्रांसलेट कर रहा हूं ना। हाँ, तू क्या समझता है सोहम सर इतने फ्री है कि 2-2 नोट्स बनाएंगे? पागल है, ये नोट्स बनाने में 1.5 2-2 घंटे घुस जाते रात को। हाँ, चलो, तो कैपेसिटर का क्या फंडा था? बहुत मस्त फंडा था, देख इसको जान दे तू। जैसे ये कोई गोला है, स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर पे हम चार्ज स्टेब्लिश करते हैं, किया जैसे जैसे चार्ज स्टेब्लिश करेगा ना, उसका V अकॉर्डिंग टू KQ/R इंक्रीज होगा। देख, और Q बढ़ गया तो V बढ़ेगा, और Q बढ़ गया तो V बढ़ेगा। Q बढ़ता जाएगा, V बढ़ता जाएगा। V बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा बे। कॉमन सेंस है, ये एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, 2 है तो ऐसा है, 3 है तो ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये सारे फिनोमिनन के ड्यूरिंग एक वक्त ऐसा आएगा लास्ट में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसकी सराउंडिंग जो एयर है उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एयर को डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ेगा और एयर कंडक्टिंग हो जाएगा। अब एयर कंडक्टिंग हो जाएगा तो चार्ज जो है वो बेटा हवा में फ्लो करने लगेगा, तो उसको बोलते हैं चार्ज लीकेज हो रहा है। क्या बोलते हैं? जैसे पाइप में से पानी लीकेज होता है ना, वैसे ऐसे चार्ज लीकेज हो रहा है भाई, हवा में जा रहा है। हाँ, तो अब फिर नया चार्ज डालने से क्या फायदा जब लीकेज ही हो रहा है? जब पानी का टंकी भर गया है तो काहे उसमें और पानी डालेगा, है ना। तो अब इस पे नया चार्ज हम नहीं डाल सकते, मतलब ये फिनोमिनन स्टॉप हो गया, ठीक है। इसमें सीखने वाला क्या? इसमें सीखने वाला ये है कि इस पूरे फिनोमिनन के ड्यूरिंग ये जो Q/V है ना, ये कांस्टेंट रहता है। Q/V कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस सी। बन गया फॉर्मूला, बढ़िया, ठीक है। तो यही बात मैं शॉर्ट में दिया, इसको बोलते हैं वन शॉर्ट रिवीजन। सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। उसका यूनिट क्या हो रहा है? यूनिट हो रहा है कूलम अपॉन वोल्टेज और फेराड, टू गिव द ऑनर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माइकल फेराडे। हाँ, तो फेराड। अब इसके कैपेसिटर के स्मॉल यूनिट्स भी है, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, देख लिया ना, ठीक है। चल, कैपेसिटर को सर्किट में लगाएंगे तो सिंबल कैसा लगाएंगे? ऐसा वाला। या वेरिएबल कैपेसिटर है तो ऐसा वाला। वेरिएबल मतलब जिसकी सी में हम चेंजेस कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वो भी इजी है। देख, ऐसा दो प्लेटें होती है, ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इस पे जो चार्ज है उसको प्लस क्यू बोलेंगे, इस पे जो चार्ज है उसको माइनस क्यू। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया डी, प्लेटों का एरिया हो गया ए, क्लियर। हाँ, अब प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। 575 बार समझाया है बे, ये वन शॉट रिवीजन है, इसको प्रूव नहीं करूंगा। हाँ, तो दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। और मान ले बीच में कुछ मीडियम रख दिया तो एप्सिलॉन 0 नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा ए एप्सिलॉन बाय डी। मीडियम है तो एप्सिलॉन, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन 0, सिंपल ना। तो ये रहा वन शॉट रिवीजन का, देख ले, देख। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेटें, प्लस माइनस, डिस्टेंस डी, एरिया ए, चार्ज क्यू, डेंसिटी सिग्मा, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। आया मजा कि नहीं आया मजा? चल स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया। इसका तो दासू स्क्रीनशॉट बनेगा भैया। हाँ, चल भाई, कैमरा हिल गया, हाँ तेरा स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब देख, अब एक और मस्त दासू बात, जैसे सर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो हम क्यू बढ़ाएंगे तो सी भी तो बढ़ेगा। नहीं रे बेटा, क्योंकि सी क्या है? कांस्टेंट है, किसी भी सूरत में सी बदलना नहीं चाहिए। तो क्या होगा सर? जैसे देखो, ये क्यू अपॉन वी है, मान लो मैंने चार्ज ले लिया 5, वोल्टेज ले लिया 10, अब मैं चार्ज को कर रहा हूं 7, तो ये सी तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा रे, वोल्टेज अपने आप 14 हो जाएगा। तो कांस्टेंट रहना है ना, तो ये देख 2 होता है, ये भी 2 होता है, तो कांस्टेंट रहना है तो अपने आप वोल्टेज अपने को मैनेज करेगा, समझा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, और इसी तरीके से बढ़ेगा कि सी तेरा कांस्टेंट आवे। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो फिर चल, तो फिर कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। सीधी सी बात है, कैपेसिटेंस क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करते। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है साहब? तो ये देखो, ये रहा जादू। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, डिस्टेंस एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट का एरिया क्या है, कितना बड़ा प्लेट है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है। कम डिस्टेंस होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगा। हाँ, फिर दोनों के बीच में का मीडियम रखा है, रबर रखा है, लकड़ा रखा है, क्या रखा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बढ़िया बात दोस्त, कैपेसिटर क्या साइज का लेने का? जनरली हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में डील करना होता है वो माइक्रो फेराड, पिको फेराड, नैनो फेराड से डील करना होता है। एक फेराड का कैपेसिटर तो हम देखे ही नहीं आज तक, मैं भी नहीं देखा, तू भी नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि सिर्फ एक फेराड का कैपेसिटर बनाना है ना तेरे को, तो प्लेटों का एरिया 30 किलोमीटर स्क्वायर चाहिए। 30 किलोमीटर मतलब समझता है? समझता है? तेरे घर से तेरा स्कूल 1, 2, 3 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर मतलब कितना बड़ा प्लेट, 30 किलोमीटर उसका लेंथ, 30 किलोमीटर उसकी हाइट, कितना लंबा प्लेट, कितना ह्यूज, कितना लार्ज प्लेट। तो उतना बड़ा प्लेट लेने पर भी कैपेसिटेंस तो क्या बनता है? सिर्फ 1 माइक्रोफेराड फॉर दिस डिस्टेंस। तो जरूरत नहीं ना इतना बड़ा कैपेसिटर। हाँ, तो लैब में जो कैपेसिटर होता है इससे बड़ी साइज के नहीं होंगे तेरे। देख, ये ढक्कन है ना पेन का, ये तो बहुत बड़ा बता दिया मैं, इससे भी छोटा होता है। ये जो कंप्यूटर टीवी की सर्किट में लगता है ना, वो इससे भी छोटा छोटा कैपेसिटर होता है, समझा। उससे काम चल जाता है। ये आंसर कैसे लाए सर आप 30? तो ये रहा फॉर्मूला, वीडियो देख, पूरा डिटेलिंग दिया है। हाँ, अब बात करते हैं अर्थ का कैपेसिटर। तो अर्थ का कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो अर्थ को भी हम एक कैपेसिटर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना बात हो चुका है दोस्त, अपना टाइम आएगा। ये एक गोला है, उसको भी हम कैपेसिटेंस समझ सकते हैं कैपेसिटर, क्योंकि इसके लिए दूसरा गोला इन्फानाइट पे ऐसा हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो अर्थ भी एक गोला है। तो अर्थ का जो कैपेसिटर है 2 तरीके से निकालना है।
एक मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू, दूसरा लॉजिकली, है ना। तो दो तरीके से अलग अलग आंसर निकालते हैं। चलो देखो, ये रहा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लूं Q बाई वी। अर्थ का वोल्टेज हम जनरली क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। जब हम किसी वायर को अर्थिंग करते हैं तो वोल्टेज क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। उस नजरिए से देख तो कैपेसिटेंस क्या है, इन्फानाइट है, ओके। लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर तो Q अपॉन वी, वी क्या होगा, के क्यू बाय आर, आर ऊपर गया, के नीचे, क्यू क्यू कैंसिल। अब के का वैल्यू 1/4πε0 रख तो ये रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट में एप्सिलॉन 0 और रेडियस रख तो आंसर ये आएगा 711 माइक्रोफेराड। अच्छा रेडियस क्या लूंगा, अबे तू अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ कैपेसिटेंस, तो अर्थ का रेडियस क्या लेगा, 6400 किलोमीटर रखना, ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब तो तू स्क्रीनशॉट तो इतना तो ले ले भैया, लिया ना स्क्रीनशॉट। अब देख छोटी सी बात मजेदार है, रफ पेज खत्म हो गए थे खत्म हो गए तो चल कोई बात नहीं, ऐसा वाला पेज तो चलेगा ना, क्या दिक्कत है इसमें, कोनो दिक्कत नहीं है साहब। देख अब डाई इलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होती है, बहुत बढ़िया आइडिया है। जैसे देख कैपेसिटर की ये दो प्लेटें हैं, दिख रही है दोनों प्लेट, हाँ इनके बीच में कुछ नहीं रखा है अभी, वैक्यूम है या एयर है समझ लीजिए, जैसे माइनस है गलती से प्लस, हाँ तब कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। लेकिन जैसे ही दो प्लेटों के बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दे बबुआ, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख के दिखाऊं सच्ची में, अरे ले देख ले, हाँ कलर अलग नहीं दिख रहा है ना ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन बाई डी। जब वैक्यूम है तो एप्सिलॉन 0, मीडियम है तो एप्सिलॉन, और इसको रेशियो करेगा ना तो फाइनली ये मिलेगा के टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैपेसिटेंस। इट मींस कैपेसिटेंस इंक्रीज ऑन पुटिंग एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। कैपेसिटेंस इंक्रीज बट माय डियर फ्रेंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज के टाइम्स, डिवाइड बाय के टाइम्स। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 बाय के, घटता इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा। तो डाई इलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है इसको देख, यहां पे समझाया मैं, ये रहा आया ना पकड़ में, ये 1 2 3 ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको ऐसे कवर अप किया है मैंने। अच्छा अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन है, ये रहा, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन 0 मींस मीडियम का परमिटिविटी और वैक्यूम का परमिटिविटी का रेशियो मींस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, C बाई C0 E0 बाई E, सब पढ़ा है ना। ठीक है चल ले ले स्क्रीनशॉट इसका भी। चल दोस्त अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या है देख समझाता हूं। कैपेसिटर को जोड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है मान लो उतना न चाह के कुछ और हमको चाहिए सर्किट में, तो क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 कैपेसिटर को अलग अलग तरीके से जोड़ के अपना आंसर बनाना पड़ता है ना। तो किस कॉम्बिनेशन कितने टाइप से होता है, ऐसे तो 3 4 टाइप से होता है, लेकिन अभी तू दो समझ, सीरीज और पैरेलल। हाँ सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे सीधा जोड़ देते हैं, वायर कहीं पे स्प्लिट नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ये बैटरी हो गया। अब सीरीज में एक चीज कॉमन है, सबका Q कांस्टेंट रहता है, जितना बैटरी में से चार्ज आए ना उतना ही हर एक को मिलता है, तो सीरीज में Q कांस्टेंट है, लेकिन वोल्टेज सबके अलग अलग होते हैं। हाँ जो बैटरी का वोल्टेज है इन सबके टोटल की जितना होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक और चीज, फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा सर, तो 1/C 1/C1 1/C2 अप टू 1/CN, जानता है ना। हाँ अब एक शॉर्ट ट्रिक दूं इसमें, मान ले इतने सारे कैपेसिटर नहीं है, दो ही है, दो है ना, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखना, सीधा शॉर्ट ट्रिक में लिख, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, डायरेक्ट आंसर आएगा बड़े बड़े सम में। गुजराती में बोलते हैं ना, ऊपर गुणाकार और नीचे सरवाड़ो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा एक और बात, सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारा कैपेसिटर लगाया और सबका कैपेसिटी मान ले C इक्वल है, तो फाइनल कैपेसिटेंस ऐसे नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट C डैश इज इक्वल टू C बाय N। क्या मतलब है, तो वीडियो में पूरा प्रूव करके दिखाया रहे। मतलब ये होता है कि जैसे देख मेरे पास 3 कैपेसिटर है ना, और एक का कैपेसिटी 555 है। अब मैं बोलूं इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो 5/3
n मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 2 3। लेकिन ये कब लगेगा ये फंडा, जब सारे कैपेसिटेंस इक्वल होंगे। नहीं होंगे तो फिर ये फॉर्मूले से जा। हो गया तेरा कॉम्बिनेशन सीरीज का। अब पैरेलल का ऐसा ही है, लेकिन पैरेलल का इजी है तो डायरेक्ट नोट्स में दिखाऊंगा। चला जाओ देख ले, ये रहा पैरेलल में वायर ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। हाँ पैरेलल में वी 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 वी, याद आया? इसमें क्यू 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 वी 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 वी। हाँ तो वी कांस्टेंट रहता है, सी डायरेक्ट प्लस करना है, बहुत सारे कैपेसिटर इक्वल है तो डायरेक्ट n टाइम्स। हो गया? हाँ। अब सर कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल तो हम देखें, लेकिन कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल देखो, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस ऐसा होता है, पैरेलल में कंबाइन करने से ऐसा होता है। लेकिन एनर्जी का क्या होता है? तो भैया तू सीरीज में कर चाहे पैरेलल में कर, एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी का तो टोटल होता है U1 प्लस U2 प्लस UN। समझा? हाँ कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करने से कैपेसिटेंस बदलता है पैरेलल में भी, लेकिन एनर्जी को फर्क नहीं पड़ना है, एनर्जी का प्लस होता है। ठीक है सर, एनर्जी का प्लस होता है, ठीक है। एनर्जी होता कितना है तो याद कर, अभी नोट्स में देखा था तू, एनर्जी का याद कर। एनर्जी इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला करवाया था मैं, Q²/2C। अब बच्चा थोड़ा समझदार है ना, वीडियो को यहाँ पे पोज करेगा। वीडियो नहीं रहे, वीडियो बोलते हैं। वीडियो को यहाँ पे पोज करेगा और खुद याद करेगा फॉर्मूले की, सर ने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ाए थे फॉर्मूले, है ना। चल हो गया पोज करके। अब देख अपने आप को टेस्ट कर ले। हाफ CV², हाफ QB, ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत धांसू है। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला तू ले सकता है। एक चीज याद रखना दोस्त, कमेंट में लिखना आज कि वीडियो यहाँ पे पोज करके क्या ये फॉर्मूले तुझे याद आ गए थे या नहीं आए थे। जो कमेंट लिखेगा ना समझूंगा उसको याद आ गए थे, जो कमेंट नहीं लिखेगा वो अच्छे से याद करो, मेहनत करो थोड़ा और। हाँ तो ये हो गया कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक और चीज है, कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये पंगा। तो एनर्जी डेंसिटी हम समझे थे भैया, ऐसे सिंबल होता है या तो स्मॉल u भी चलता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको सॉल्व करके आंसर क्या लाए थे, ½ε0E²। तो वन शॉट रिवीजन है ना, तो रिवीजन करवा रहा हूं, पूरा फॉर्मूला थोड़ी प्रूव करके दूंगा। ये देख ले एनर्जी डेंसिटी। हाँ देखा ना, बढ़िया आया मजा। तो चल स्क्रीन को पोज कर और स्क्रीनशॉट ले ले भैया। चल भाई ये अब लास्ट पेज है आज का और लास्ट डिस्कशन है, पोलराइजेशन। अब मैं कहीं पे भी पेन का ये ढक्कन नहीं खोलूंगा। नोट्स इसीलिए मेहनत से बनाया था कि इसी में बोलता जाऊं और दिखाता जाऊं, लेकिन वो क्या पढ़ाने का मेथड ही ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ लिखने को चाहिए, आदत पड़ गई है। लेकिन अब नहीं लिखूंगा, ये संकल्प है, नहीं लिखूंगा इस पूरे वीडियो में, सीधा देख देख के बताऊंगा। देख पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन पढ़ने से पहले हमने डाई इलेक्ट्रिक के 2 टाइप्स देखे थे। हाँ क्या टाइप्स थे, पोलर नॉन पोलर। पोलर मतलब जिसके पोल होते हैं, देख दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पोल, इसमें नहीं दिख रहे, देख पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे कोइंसाइड हो गए, तो नॉन पोलर है। इसके पोल क्लियरली नहीं है, इसके पोल देख प्लस माइनस दिख रहे हैं, है ना। अच्छा पोलर के डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, डाइपोल इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, सॉरी डाइपोल मोमेंट होता है, इसके नहीं होता है क्योंकि प्लस माइनस के बीच डिस्टेंस ही नहीं है। P = 2AQ, 2A मीन्स डिस्टेंस और यहाँ पे तो डिस्टेंस 0 है। पेन हाथ में नहीं लूंगा, खोलूंगा नहीं भैया पेन। हाँ पोलर का एग्जांपल है H2O HCl वगैरह, नॉन पोलर का H2O2 वगैरह, केमिस्ट्री में जाके थोड़ा और देख ले। अब बात ये थी कि सर हम इस नॉन पोलर को कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में रखें तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसके जो प्लस माइनस है ना वो खींच जाएंगे। कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस नेगेटिव पॉजिटिव को खींच के अलग कर देगा, उसको पोलर कर देगा। हाँ पेन हाथ में नहीं लूंगा अबे तेरी, चल नहीं मजा आ रहा है ऐसे, आजा देख ये रहा 2 प्लेटें, ठीक है। 2 प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाल नॉन पोलर को, तो नॉन पोलर के पहले कैसे था, प्लस माइनस था ना, तो ये पूरा खींच के ऐसे हो जाएगा, यूं पोलर हो जाएगा, सारे के सारे ऐसे पोलर हो जाते हैं, समझा। हाँ अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर चलो नॉन पोलर में तो पोल नहीं है इसलिए उसको डाला और पोल बना दिए, लेकिन ये जो पोलर होता है उसमें तो ऑलरेडी ऐसे पोल होते हैं, तो उसको आप क्यों
डालते हो। तो भाई देख, ये जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है उसमें ऑलरेडी पोल होते हैं, लेकिन उसका जो डाइपोल मोमेंट बनता है ना वो रैंडम, इधर इधर उधर इधर रैंडम बनता है। तो टोटल मोमेंट क्या मिलता है, 0। तो हमारा तो मेन मकसद ही मोमेंट लेना था। हाँ, तो इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। वी नो दैट इट इज ऑलरेडी पोलर, बट फिर भी हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी रैंडम मोमेंट्स है ना, इन सबको एक लाइन में अरेंज करना है, ऐसे यूं, ऐसे एक लाइन में अरेंज करना है। देख यहाँ पे ऐसे रैंडम थे रे, यूं आड़े टेढ़े थे, कुछ भी था यूं, समझा? यहाँ पे सब देख अरेंज हो गए, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मिलेगा, 0 नहीं होगा। इसलिए पोलर होते हुए भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसलिए रखा जाता है। इज दिस क्लियर? अब यार पेन का ढक्कन नहीं खोलूंगा, बस जाने दे, हो गया। अब आगे की बात देख, पोलराइजेशन का डेफिनेशन। तो डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट, अरे नॉनसेंस, सॉरी यार, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसका यूनिट बनता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। यस सर, इसका यूनिट क्या बनता है? इसका यूनिट बनता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? ये सिग्मा का भी यूनिट है। चार्ज डेंसिटी, अरे क्यू अपॉन ए, तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये भी बनता है। हाँ, तो देखना पोलराइजेशन और इसके बीच कुछ कनेक्शन है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब इसमें हमने एक और, अरे यार लेना पड़ेगा, नोट पेन हाथ में लेना पड़ेगा। देख, हमने एक चीज पढ़ी थी, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या था उसका स्पेशलिटी? उसमें 2 अजम्पशन थे कि डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये 2 अजम्पशन जो फुलफिल करता है वो मटेरियल कैसा है? लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, बस ये रह गया था, नोट्स में नहीं था इसलिए याद आ गया तो करवा दिया। अब आगे पढ़ो। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पढ़ा है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओ तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी आता है। ये रहा ससेप्टिबिलिटी, इसको हम पढ़ते हैं काई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट नाम का लास्ट वीडियो डाला मैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला बनाया, एप्सिलॉन 0 E प्लस पी, सब बनाया, पूरा प्रूव किया ना, तो वीडियो देखिए, दिस वन शॉट रिवीजन है। हाँ, उस पर से पोलराइजेशन का एक और नया फॉर्मूला मिल गई है। अब यहां से मैथमेटिक्स करते करते हम यहां तक पहुंचे थे कि काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K-1। मतलब जो काई यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट किया ना, वही काई का यहाँ पे तुझे पूरा फॉर्मूला दिया है, इसलिए मैं कवर करके दिखाया है ना। यस, तो दिस वाज वन शॉट रिवीजन ऑफ कैपेसिटेंस टॉपिक फ्रॉम NCERT फिजिक्स बुक बाय सोहम सर। If you enjoyed the video, please write down in the comment section that sir, we really like the way you teach and you revise the entire capacitance. If you don't like the video, please don't write in comment. लिख अपने ओपिनियंस लिख, तेरे ओपिनियन से मैं और स्ट्रांग होऊंगा, ठीक है? एंड आई विल इम्प्रूव। एवरी टीचर इज ए स्टूडेंट रे। हाँ, आप जैसे बच्चे हमको सिखा के जाते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ये नहीं वैसे पढ़ाओ, वो नहीं ये पढ़ाओ, कुछ ना कुछ खोद के निकालते हो आप लोग, है ना? ठीक है, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। टेक केयर, बाय।